सीपीसी 25 तक लिखवाया गया था, धारा 25 तक। और धारा 25 तक में आपका एक दो कोरिलेशन बचा था, उसको लिख लीजिए, तब आगे लिखवाया जाए। सेक्शन 25 तक लिखवाया गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों का ट्रांसफर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी सिविल मैटर का, या आप कह सकते हैं कि किसी सिविल अपील का ट्रांसफर कर सकता है आपका, लेकिन आवेदन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन। और कहां से कहां ट्रांसफर कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय, और एक उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये पूछा जा चुका है। इसमें आपका ये भी याद रखना है कि अगर एप्लीकेशन दिया गया है और वह तुच्छ या तंग प्रकृति का है, तो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और जो व्यक्ति एप्लीकेशन दिया था उस पर कंपनसेशन लगा सकता है, यानी कि प्रतिकर। अधिकतम रकम पूछी जाती है तो वह 2000 लिखवाई गई थी, ये रट्टा मार कर जाना, और कोई उपाय नहीं इसमें। और किसको दिलवा देगा, जो एप्लीकेशन का विरोध किया था। इसके बाद आपका सीआरपीसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोरिलेट करना था, लिखिए, इसके इतना लिखवाया गया था। इसके आगे लिखिए भाई, उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों का, माने क्रिमिनल मामलों का, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए एरो बनाते हुए। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मामलों का, यानी कि आपराधिक मामलों का अंतरण सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत करता है, 406 के तहत, 406 ये जे में आ चुका है, सेक्शन पूछा है, इसी में लिखे, यदि आवेदन तंग या तुच्छ प्रकृति का हो, यदि आवेदन तंग करने वाला या तुच्छ प्रकृति का हो, तब उच्चतम न्यायालय अधिकतम तब सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय अधिकतम 1000 रुपए तक का प्रतिकर लगा सकता है, कंपनसेशन। सतर्क रहना है, जहां प्रतिकर है प्रतिकर पढ़िए, और जहां जुर्माना है जुर्माना पढ़िए, ये भी आपका पूछा जाता है। तो यहाँ भी आपका जुर्माना शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है, कंपनसेशन। कितना हजार, 1000। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत ये क्वेश्चन 2 बार नेट में रिपीट किया है भाई, लगातार। संविधान के अनुच्छेद 139 ए, कैपिटल ए लिखिएगा, के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक अंतरण कर सकता है। मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण कर सकता है। भाई लोअर कोर्ट यहाँ नहीं है, फिर एक बार समझिए, केवल कहा क्या लिखवाया गया है, हाई कोर्ट। या करके लिखे अभी एक लाइन, या विभिन्न हाई कोर्टों से मामले को अपने पास मंगा सकता है, या विभिन्न उच्च न्यायालयों से
विभिन्न उच्च न्यायालयों से मामले को अपने पास मंगा सकता है। इस प्रकार आपका 25 तक हो गया। अब हेडिंग डालिए आपका। लिखिए सेक्शन 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वाद का संस्थित किया जाना। हेडिंग डालिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वाद का संस्थित किया जाना, यानी कि आसान भाषा में कहा जाता है वाद को फाइल किया जाना या वाद को दायर किया जाना। लिखिए इसमें भाई, लिखिए प्रत्येक वाद वाद पत्र को उपस्थित करके दायर किया जाएगा। प्रत्येक वाद पत्र को उपस्थित करके दायर किया जा सकेगा तथा वाद पत्र के तथ्य, यानी कि फैक्ट ऑफ प्लेंट, तथा वाद पत्र के तथ्य माने वाद पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, वाद पत्र के तथ्य शपथ पत्र द्वारा, एफिडेविट द्वारा, शपथ पत्र द्वारा साबित किए जा सकेंगे। ये आपका एक बार प्री में बताया भी गया था, पूछा गया है कि वाद पत्र में जो फैक्ट होते हैं वह कैसे प्रूफ किए जाते हैं। तो आपका जवाब रहेगा एफिडेविट द्वारा, यानी कि शपथ पत्र द्वारा। एक बार जे में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें आपका जो लिखना है, आपका आगे लिखिए यह धारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मैंने धारा 26, यह धारा 1999 ईस्वी में 1999 1999 ईस्वी में प्रतिस्थापित की गई है, मैंने नए सिरे से लिखी गई है। तो आपका क्वेश्चन नया ये भी प्री में बन सकता है कि धारा 26 को कब प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि एक ही में था लेकिन दो खंडों में बांटा गया, तो 1999। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे वाद दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख, वाद दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस संहिता के आदेश 4 में किया गया है। इस संहिता के आदेश 4 में किया गया है, 4 में, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके आदेश 4 नियम 1, आदेश 4 रूल 1। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन प्री में बन चुका है।
वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। हेडिंग डालिए इसमें, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। खंड वाइज लिखिएगा, पहले खंड में लिखिए 1। हर वाद न्यायालय को, पहले क्लास में लिखिएगा, हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा नियुक्त इसके लिए किसी अधिकारी को, माने न्यायालय ने जिस अधिकारी को नियुक्त किया है उसके द्वारा नियुक्त, फिर एक बार देखिए, हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इसके लिए, इसके लिए मैंने वाद ग्रहण कर लेंगे, उसके द्वारा मतलब ये हुआ न्यायालय द्वारा, और इसके लिए मतलब कि वाद स्वीकार करने के लिए, उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, किसी अधिकारी को दो प्रति में वाद पत्र, दो प्रति में वाद पत्र उपस्थित करके दायर किया जाएगा। दो प्रति में वाद पत्र यानी कि प्लेंट उपस्थित करके दायर किया जाएगा। अब यहाँ आपका दो क्वेश्चन फिर प्री में पूछा जाता है कि वाद पत्र कम से कम कितने प्रतियों में दायर होगा, तो दो। अगर दो प्रति में नहीं है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो आपका जवाब रहेगा कि आदेश 7 रूल 11 के तहत ऐसे वाद पत्र को नामंजूर या रिजेक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कि किस सन में ये संशोधन किया गया कि वाद पत्र कम से कम दो प्रतियों में होगा, तो 1999। उसको लिखे तो पैराग्राफ चेंज करके 1999 में यह प्रावधान किया गया कि 1999 में यह प्रावधान किया गया कि वाद पत्र कम से कम दो प्रतियों में दायर होगा। इसका उल्लंघन होने पर, इसका उल्लंघन होने पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यानी कि आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। इसका उल्लंघन होने पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र को यानी कि प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नामंजूर कर दिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके खंड 2 में लिखे। ये 1 में आपका कोलेट करके लिखवा गया। खंड 2, हर वाद पत्र, हर वाद पत्र में आदेश 6 तथा 7 के नियमों का पालन किया जाएगा। हर वाद पत्र में आदेश 6 तथा 7 यानी कि ऑर्डर 6 तथा 7 के नियमों का पालन किया जाएगा।
तो आदेश 6 में है आपका प्लीडिंग, पढ़ा जाएगा आगे अभिवचन, वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। और आदेश 7 में है टेंट या वाद पत्र, यानी कि वाद पत्र में क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये पूरी प्रक्रिया किस में चलेगी, आपका ऑर्डर 7। खंड 3 लिखिए भाई, ये भी आपका पूछा गया है। खंड 3 में लिखिए खंड 1 तथा खंड 2 का पालन करते हुए। खंड 3 में लिखना है खंड 1 तथा खंड 2 का पालन करते हुए यदि वाद पत्र दायर किया गया है। खंड 1 तथा खंड 2 के नियमों का पालन करते हुए यदि वाद पत्र दायर किया गया है, तब यह माना जाएगा कि तब यह माना जाएगा कि वाद सम्यक रूप से, यानी कि उचित रूप से, या प्रॉपर हम कहते हैं, तब यह माना जाएगा कि वाद उचित रूप से दायर कर दिया गया है। दायर कर दिया गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। सामान्यतः वाद पत्र को सामान्यतः पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सामान्यतः वाद पत्र को न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को दिया जाता है। मैंने सामान्यतः बताया जा रहा है। सामान्यतः वाद पत्र को न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को दिया जाता है, जिसे मुंसरिम कहा जाता है। मुंसरिम जिसे मुंसरिम कहा जाता है। इसी लाइन में लिखिएगा सामान्यतः वाद पत्र न्यायालय के कार्य दिवस में सामान्यतः वाद पत्र न्यायालय के कार्य दिवस में दायर किया जाना चाहिए। मतलब जब न्यायालय चल रहा हो, ये नहीं कि रात में न पहुंच जाइए। सामान्यतः लिखवा जा रहा है, सामान्यतः वाद पत्र आप कब दायर करेंगे, न्यायालय के कार्य दिवस में, यानी कि जब न्यायालय खुला हो और 10 से कितने बजे तक, 4 या 5, जो भी खुला हो। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लिखिए इसी में, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। छुट्टी के दिन कार्य, कामा दीजिएगा, छुट्टी के दिन, फिर कामा दीजिए, कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात कार्य, मैंने 5 बज गया, 4 बज गया, उसके बाद कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात या न्यायाधीश के निजी आवास पर भी, या न्यायाधीश के निजी आवास पर भी इसे दिया जा सकता है। इसे दिया जा सकता है, लेकिन न्यायाधीश
लेकिन न्यायाधीश ऐसे समयों पर वाद पत्र को स्वीकार करने के लिए लेकिन न्यायाधीश ऐसे समयों पर वाद पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। कह सकता है कि हम इनकार कर सकता है कि जाकर जब कोर्ट खुले तब क्या करिए लेकिन स्वीकार भी कर सकता है। उसका क्या है, एक तरह से विवेकाधिकार। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए भाई। आपका हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिवादियों को समन। हेडिंग पहले डाल लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रतिवादियों को समन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब कोई वाद सम्यक रूप से दायर हो चुका हो। अभी सामान्य बातें लिखे पहले, तब सेक्शन लिखवाया जाएगा। डिफेंडेंट कहा जाता है। लिखिए, जब कोई वाद सम्यक रूप से यानी कि उचित तरीके से सम्यक रूप से दायर हो चुका हो तब प्रतिवादियों को समन जारी किया जा सकेगा। तब प्रतिवादियों को समन जारी किया जा सकेगा। जिसका प्रावधान, जिसके बारे में ऐसे लिखिएगा, जिसके बारे में सारवान प्रावधान, जिसके बारे में सारवान प्रावधान यानी कि सब्टेंसिव प्रोविजन धारा 27, 28 तथा 29 में किया गया है। सेक्शन 27, 28 और 29 में किया गया है। जबकि प्रक्रिया आदेश 5 में दी गई है। जबकि प्रक्रिया आदेश 5 में दी गई है। इसी लाइन में लिखिएगा, इसमें प्राकृतिक न्याय का, इसमें प्राकृतिक न्याय का यानी कि नेचुरल जस्टिस का यह नियम समाहित है कि, इसमें प्राकृतिक न्याय का यह नियम समाहित है कि आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। ये आपका समन में ये आपका सिद्धांत समाहित है और कई बार बताया भी गया है। लिखिए आप सेक्शन 27 लिखे भाई, धारा 27, प्रतिवादी को समन। सेक्शन 27, प्रतिवादियों को समन। लिखिए, इसमें भी आपका पूछा जाता, उद्देश्य पूछा जाता है। लिखिए, आपका हेडिंग डाल लीजिए, समन का दो उद्देश्य होता है। दोनों अलग अलग आपका पैराग्राफ में लिखिएगा ताकि गलत ना हो। समन का दो उद्देश्य होता है, यानी कि न्यायालय समन क्यों जारी करता है, क्यों इशू करता है कॉल लेटर, तो दो उद्देश्यों के लिए वही याद रखना है। फर्स्ट लिखिए, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए, यानी कि प्रतिवादी हाजिर हो। उपसंजात मतलब हाजिर। प्रतिवादी को हाजिर होने के लिए, इसको उपसंजात भी लिख सकते हैं या उपस्थित भी आप लिख सकते हैं कि प्रतिवादी एपियर हो कोर्ट में। सेकंड लिखिए,
प्रतिवादी वादी के दावे का जवाब दे। प्रतिवादी वादी के दावे का आंसर दे, जवाब दे। तो समन का उद्देश्य पूछा जाता है, गलत ना हो। दो उद्देश्य हैं कि प्रतिवादी कोर्ट में अपीयर हो और वादी ने जो वाद पत्र में क्लेम किया है उसका आंसर दे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए धारा 28, एक एक लाइन ये लिखना है। यदि प्रतिवादी अन्य राज्य में निवास करता है तब समन। हेडिंग डाल लीजिए केवल, यदि प्रतिवादी अन्य राज्य में निवास करता है, यदि प्रतिवादी अन्य राज्य में निवास करता है तब समन आपका 28 से कवर होगा। अगली धारा लिखे 29, विदेशी समनों की तामील। हेडिंग डालिए विदेशी समनों की तामील। इसके लिए प्रावधान आपका 29 में है। अब आ जाइए आदेश 5 लिखवा जाए। लिखिए भाई, समन के बारे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। समन के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। समन के बारे में, देखिए प्रतिवादी लिखना था भाई, क्योंकि गवाह का अलग हो जाएगा ना। एक शब्द जोड़ लीजिए, प्रतिवादी को समन। प्रतिवादी को समन के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 5 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। ऑर्डर 5 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। इसको लिखिए आदेश 5 नियम 1, हेडिंग डालिए ऑर्डर 5 रूल 1। आदेश 5 नियम 1, लिखिए हेडिंग प्रतिवादी को समन। समन लिखा गया है, लिखिए इसमें भाई, जब वाद उचित तरीके से दायर हो चुका हो, जब वाद उचित तरीके से दायर हो चुका हो, तब जिस तारीख को प्रतिवादी पर समन की तामील होती है, डेट भाई याद रखिए, जिस तारीख को, यानी कि जिस डेट पर, जिस तारीख को प्रतिवादी पर समन की तामील होती है उसके 30 दिन के अंदर, जिस तारीख को प्रतिवादी पर समन की तामील होती है उसके 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर देना होता है। उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर देना होता है। लेकिन कारण दर्शाते हुए, लेकिन लगाना है, लेकिन कारण दर्शाते हुए
इस समय को यह समय अधिकतम 60 दिन तक का हो सकेगा। यह समय एग्जैक्ट निकाल दीजिए तो कहीं आवाज करने में क्या पंखा करा के एग्जैक्ट उधर वाला लिखिए, इसमें लिखिए अधिकतम समय 60 दिन तक हो सकेगा। 90 न लिखे ठीक। 60 दिन तक का हो सकेगा। इसमें लिखे यदि यदि प्रतिवादी सरकार है। भाई दो नियम और लिखना। यदि प्रतिवादी सरकार है तो न्यायालय और 2 मास का समय दे सकेगा। यदि प्रतिवादी सरकार है यदि प्रतिवादी सरकार है तो न्यायालय 2 मास का और समय दे सकता है, अर्थात कुल 150 दिन। आपका नहीं 90 दिन है भाई। देखिए इधर उधर हो थोड़ा, फिर एक बार देखिए। वो 60 दिन नहीं 90 दिन था भाई। फिर एक बार देखिए, वो इधर उधर हो गया थोड़ा। फिर एक बार भाई सुधार कर लीजिए। वो थोड़ा 90 दिन सही था, उसमें 60 दिन। जो 60 दिन ऊपर लिखे हैं उसको 90 बनाइए। वहीं से गलती हो गई है। जो ऊपर 60 डेज लिखे हैं उसको 90 बना लीजिए भाई। 90 सुधार कर लिए ना। तो 90 दिन के बाद 2 माह और तब आपका 150 दिन हो जाएगा। पहले यदि सरकार प्रतिवादी है तो न्यायालय और कितना समय दे सकता है? 2 माह। यानी कि हर हाल में कितना सरकार के लिए? 150 दिन। इसी में लिखिए, आपका हो गया ना 150 दिन। हाँ अभी लिखवा रहे हैं भाई। यदि लिखे, वो संशोधन लिखवाना पड़ेगा ना। लिखिए 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी में वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा कॉमर्शियल कोर्ट वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा यह संशोधन करके प्रावधान किया गया कि यह संशोधन करके प्रावधान किया गया कि यदि मामला वाणिज्य से संबंधित है यदि मामला वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल है यदि मामला वाणिज्य से संबंधित है तब प्रतिवादी अधिकतम 120 दिन में तब प्रतिवादी अधिकतम 120 दिन में अपना जवाब लगा सकता है। जवाब को उस जवाब को कहते हैं, आगे बढ़ा बताया जाएगा, लिखित कथन। प्रतिवादी अपना जवाब लगा सकता है यानी कि कॉमर्शियल कोर्ट के मामले में कितना समय दिया गया? 120 दिन। भाई 120 दिन तब से गिना जाएगा जब प्रतिवादी पर समन रिसीव हुआ है। लिखवा गया स्पष्ट रूप से ऊपर। ये जो दिन गिना जा रहा है कब से गिना जा रहा है? जिस तारीख को प्रतिवादी पर समन क्या हुआ है? रिसीव। जारी करने की डेट नहीं, जिस दिन वह पाया। अगला लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए आदेश 5 नियम 2। आदेश 5 नियम 2। लिखिए समनों से उपबद्ध वाद पत्र की प्रतिलिपि। समनों से उपबद्ध वाद पत्र की प्रतिलिपि
यानी कि जब समन जारी होगा तो उसके साथ वाद पत्र की एक कॉपी क्या होगी? नथी। लिखिए फिर एक बार देखिए, समनों से उपबद्ध वाद पत्र की प्रतिलिपि। यानी कि इसको लिखना नहीं है, बस ये जानना है कि जब समन जारी होगा तो उसी के साथ प्रिंट की एक कॉपी नथी करके क्या की जाएगी? प्रतिवादी को भेजी जाएगी। अगला लिखिए आपका 3 छोड़ देना है, आपका 4 भी छोड़ देना है, 5। लिखिए आदेश 5 का नियम 7, आदेश 5 का नियम 7। समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि, हेडिंग डालिए, समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेजें पेश करें, वह वे दस्तावेजें पेश करें जिन पर वह निर्भर करता है। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिवादी अपने हक के विलेख के दस्तावेजों को कब प्रस्तुत करता है? तो जब वह वादी के दावे का जवाब देता है, यानी कि दूसरी भाषा में लिखित कथन प्रस्तुत करने के समय। एक लाइन दूसरी भाषा में लिखे तो पैराग्राफ चेंज करके, लिखित कथन प्रस्तुत करने के समय, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिएगा आसान भाषा में। लिखित कथन प्रस्तुत करने के समय प्रतिवादी द्वारा अपने हक विलेखों को, यानी कि टाइटल डीड्स, प्रतिवादी द्वारा अपने हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद लिखिए आदेश 5 का नियम 9, न्यायालय द्वारा समन का परिधान। हेडिंग डालिए, आदेश 5 नियम 9, न्यायालय द्वारा समन का परिधान। लिखिए न्यायालय डाक द्वारा या कोरियर सेवा द्वारा न्यायालय डाक द्वारा या कोरियर सेवा द्वारा या ईमेल द्वारा या फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा या फैक्स द्वारा समन भेज सकता है, समन भेज सकता है। कोरियर सेवा का निर्धारण, ये एक बार पूछा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोरियर सेवा का निर्धारण उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय कर सकता है। यानी किस कोरियर से भेजा जाए? भाई जिला न्यायालय को भी पावर है, मैं बता दूं। यानी कि आप या तो हाई कोर्ट या उसका अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डीजे या जिला जज कर सकते हैं कि किस कोरियर कंपनी द्वारा इसे भेजा जाए। अगला लिखिए आपका
आदेश 5 नियम 9A दस्ती समन। हेडिंग डालिएगा दस्ती समन। ये पिछली बार यूपीजे में आया था, केवल हेडिंग आई थी। आदेश 5 नियम 9A कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है। दस्ती समन लिखिए 2 लाइन इसमें। जब न्यायालय वादी को समन देता है, जब न्यायालय वादी को समन देता है तथा वादी स्वयं प्रतिवादी पर उसकी तामील कराता है, जब न्यायालय वादी को समन देता है और वादी स्वयं मैंने हाथों हाथ जाकर तथा वादी स्वयं प्रतिवादी को समन की तामील कराता है, मैंने हाथों हाथ दे देता है, इसे दस्ती समन कहा जाता है। इसे दस्ती समन कहा जाता है। इसी में कोरिलेट करके आपका लिखना है, पैराग्राफ चेंज करिए। साक्षी पर दस्ती समन, साक्षी के मामले में दस्ती समन, हेडिंग डाल लीजिए तो गवाह, साक्षी के मामले में दस्ती समन। ये अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि प्रतिवादी पर तो पूछा गया है लेकिन गवाह पर अभी पूछा नहीं गया। लिखिए आदेश 16 नियम 7A ऑर्डर 16 रूल 7A कैपिटल ए लिखिएगा। आदेश 16 नियम 7A हिंदी में लिखना है तो क लिखा जाता है, के तहत साक्षी पर यानी कि विटनेस पर यानी कि गवाह पर, साक्षी पर दस्ती समन की तामील का दस्ती समन की तामील का प्रावधान किया गया है। दस्ती समन की तामील का प्रावधान किया गया है। इसी लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रतिवादी वादी के हाथों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रतिवादी वादी के हाथों समन रिसीव करने के लिए, समन स्वीकार करने के लिए, समन रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें वह इनकार कर सकता है कि हम वादी के हाथों नहीं लेंगे, बाध्य नहीं है। इनकार करने पर न्यायालय पुनः समन जारी करेगा, यानी कि रेगुलर तरीका अपनाएगा। इनकार करने पर न्यायालय पुनः समन जारी करेगा। आगे लिखिए आपका आदेश 5 नियम 10 समन की तामील का ढंग या मेथड या मूड भी कहा जाता है, तरीका, समन की तामील का तरीका। वह सामान्य नियम समन कैसे रिसीव किया जाएगा, तो समन की एक कॉपी क्या की जाए, परिदत्त की जाए, दे दी जाए प्रतिवादी को, और कैसे किया जाए। लिखिए समन की एक प्रति
समन की एक प्रति परिदत्त करके समन की तामील की जाएगी। समन की एक प्रति परिदत्त करके समन की तामील की जाएगी। अब लिखिए आदेश 5 नियम 12। कुछ इसमें छांट कर ही लिखना है। आदेश 5 नियम 12 लिखिए यदि संभव हो तो, हेडिंग डालिए पहले, यदि संभव हो तो समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी। यदि संभव हो तो समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी। इसे समन की व्यक्तिगत तामील कहा जाता है, यानी कि पर्सनल सर्विस। इसे समन की व्यक्तिगत तामील कहा जाता है, यानी कि पर्सनल सर्विस। ये आपका पूछ सकता है, इसको एमपी में सीआरपीसी में पूछा गया, वो हम कोरिलेट करके लिखवा दे रहे हैं। लिखो, लिखे भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा सीआरपीसी में समन की व्यक्तिगत तामील का प्रावधान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा सीआरपीसी में, क्रिमिनल मामला लिखवाया जा रहा है, सीआरपीसी में समन की व्यक्तिगत तामील का प्रावधान धारा 62 के खंड 2 में किया गया है। खंड वाइज पढ़िएगा, यहाँ खंड वाइज एमपी ने बना है। धारा 62 के किस खंड में? 2 में। यानी कि आदेश 5 नियम 12 पढ़ना है और सीआरपीसी में कहाँ पढ़ना है? क्रिमिनल मामलों के लिए धारा 62 का कौन सा खंड? 2। सेम प्रावधान है। अगला लिखिए भाई आपका, इसके बाद आपका लिखिए आदेश 5 नियम 15। आदेश 5 नियम 15 लिखिए जहां तामील प्रतिवादी के लिखिए जहां तामील प्रतिवादी के परिवार के कुटुंब हैं। जहां तामील प्रतिवादी के परिवार के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। प्री के लिए लिख लीजिएगा पोस्ट में, इसे समन की विकसित तामील कहा जाता है। पोस्ट में लिखिएगा तो इसे समन की विकसित तामील कहा जाता है। तो हो सकता है अंदर जाकर क्वेश्चन बन जाए कि समन की विकसित तामील के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आदेश 5 के नियम 15 में। इसको यही सीआरपीसी भी लिखवा दे रहा हूं। सीआरपीसी में इसी लाइन में लिख लीजिए, सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान धारा 64 में किया गया है। सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान धारा 64 में किया गया है।
यानी कि परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर समन देकर। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, सीपीसी के तहत। पैराग्राफ चेंज करके अभी इसी में लिखिए, सीपीसी के तहत यदि प्रतिवादी न मिल सके, सीपीसी के तहत यदि प्रतिवादी न मिल सके तब समन की तामील उसके परिवार के, तब समन की तामील उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष या महिला सदस्य पर की जा सकेगी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष या महिला सदस्य पर की जा सकेगी, महिला को भी दिया जा सकता है। पुरुष या महिला सदस्य पर की जा सकेगी। भाई सीआरपीसी में महिला नहीं थी, केवल कौन था? पुरुष। और नौकर कहीं नहीं है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है कि नौकर परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, स्पष्ट नीचे दिया गया इसमें। नौकर यानी कि सर्वेंट परिवार का सदस्य नहीं माना गया है, अतः नौकर पर समन की तामील नहीं की जा सकती। एक बार देखिए, नौकर परिवार का सदस्य नहीं माना गया है, अतः नौकर पर समन की तामील नहीं की जा सकती। न तो सीआरपीसी में और न ही सीपीसी, दोनों में। ये आपका 64 में वहां भी मिलेगा स्पष्टीकरण, और धारा 15 के भी स्पष्टीकरण में। यानी कि नौकर की बातें चाहे क्रिमिनल मामला हो या सिविल मामला, उन धाराओं के नीचे एक्सप्लेशन में ही दिया है, आप देख सकते हैं। अगला लिखिए आदेश 5 नियम 17। आदेश 5 नियम आपका 17, चस्पा करके समन की तामील। चस्पा करके समन की तामील, इसमें डिटेल में नहीं लिखना, बस इसमें क्या लिखवा जाए। अगला लिखिए आदेश 5 नियम 20, प्रतिस्थापित तामील। आदेश 5 नियम 20, प्रतिस्थापित तामील। इसमें एक लाइन लिख लीजिए और इसको आपका प्रतिस्था, देखिए चस्पा करके जोड़ना था भाई आपका। सीआरपीसी की धारा थोड़ा जोड़ लीजिए, जो आप फिर एक बार देखिए बैक होइए। आदेश 5 का नियम जो 17 या 17 लिखे हैं, उसी में कहीं ऐड कर लीजिए सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा 65 में है। शॉर्टकट में लिखा जाता है, जैसे कि उसी के आगे पीछे ऐसे लिख दे सकते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन आपका 65, मैंने ऐसा ही प्रावधान उसमें भी है, यानी कि चस्पा करके समन की क्या तामील। अगला लिखिए आदेश 5 नियम 20, हेडिंग डाले हैं प्रतिस्थापित तामील। लिखिए इसमें दो लाइन भाई। समन की एक प्रति न्याय सदन पर चपकाकर, यानी कि नोटिस बोर्ड पर चपकाकर समन की एक प्रति
न्याय सदन पर चस्पा करके, माने न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, या किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके, या किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके की जा सकेगी। प्रकाशित करके की जा सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, नियम 21 से लेकर 30 तक में, पहले लिख लीजिए तो, नियम 21 से लेकर 30 तक में, यानी कि नियम 21 से लेकर 30 तक में विशेष परिस्थितियों में, यानी कि स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों में समन की तामील के बारे में, विशेष परिस्थितियों में समन की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। इधर से कम आप दो मैं बता दूं नियम याद रखेंगे प्री के लिए। लिखिए, आदेश 5 नियम 24, आदेश 5, आदेश 5 रूल 24, हेडिंग डालिए, कारागार में प्रतिवादी पर समन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसी दशा में कारागार में प्रतिवादी पर समन। फिर एक बार देखिए भाई हेडिंग, यानी कि जेल में प्रतिवादी है तब क्या होगा। कारागार में प्रतिवादी पर समन। लिखिए, अब भाई पूरा वाक्य नहीं लिखवाया जा रहा है कि का जेल में है, तो बस डायरेक्ट लिखवाया जा रहा है, ऐसी दशा में, ऐसी दशा में समन कारागार के भार साधक अधिकारी को भेजा जा सकेगा। ऐसी दशा में समन कारागार के भार साधक अधिकारी को भेजा जा सकेगा। या और भी तरीके हैं, क्या डाक द्वारा, या कोरियर द्वारा, डाक द्वारा, कुरियर द्वारा, ईमेल द्वारा, या फैक्स द्वारा भी, या फैक्स द्वारा भी समन भेजा जा सकेगा। समन भेजा जा सकेगा। यहाँ एक कोरिलेशन करना है सीआरपीसी का, जो इस समय क्वेश्चन आ रहा है। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 271, सीआरपीसी की धारा 271 लिखिए, यदि साक्षी कारागार में है, यानी कि यदि विटनेस, यदि साक्षी कारागार में है, तब उसकी परीक्षा के लिए, तब उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा। हिंदी में आयोग कहते हैं। तब उसकी परीक्षा के लिए
कमीशन निकाला जा सकेगा। आयोग, आगे आयोग पढ़ना है तो जब भी आयोग हम पढ़ाएंगे तो आपका सीपीसी की धारा 75 से लेकर 78 तक और आर्डर 26 पढ़ना है। और इसी के साथ आपका सीआरपीसी में भी पढ़ना है आपका 284 से लेकर 299 कमीशन के बारे में इत्यादि, जो यानी कि दोनों में कमीशन मिलेगा। तो कमीशन जब पढ़ाया जाएगा आपका आगे तो सीआरपीसी और सीपीसी हम प्रयास करेंगे कि दोनों को एक साथ कोरिलेट करके ही पढ़ाया जाए, ताकि सिविल मामलों में कमीशन क्या है, क्रिमिनल मामलों में एक साथ आपका तैयार रहे। अगला लिखिए, इसके बाद जो इसमें पढ़ा जाता है आदेश 5 नियम 30 या आदेश 5 का नियम 30, हेडिंग डालिए। आदेश 5 का नियम 30, समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। पैराग्राफ चेंज करके पहले लिखिए, यदि न्यायालय की राय में यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है, पंक्ति ना है तो लिख लीजिएगा कोश में, हैसियत, पंक्ति ना है तो लिख लीजिएगा। फिर एक बार देखिए, यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है, पंक्ति ना है तो लिखिए हैसियत या स्तर, हैसियत भी कहा जाता है, स्तर स्तर भी कहा जाता है, स्थिति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में स्टेटस, जैसे इस समय लोग स्टेटस लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, भाई आपका मूर्ख बनाते हुए स्टेटस लगा रहे हैं कि हमने इतने लोगों को क्या बना दिया, मूर्ख। यानी कि कल लगाए थे कि नहीं, शाम को तमाम लोग लगाए थे। तो मूर्ख स्टेटस इस समय बहुत प्रसिद्ध है भाई, स्टेटस लोग लगाते, वही हैसियत, यानी कि आज आपकी क्या हैसियत है, बहुत खतरनाक भी होता है। क्योंकि जैसे ही आप स्टेटस सोशल मीडिया पर डालते हैं आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। यानी कि आप किसी मित्र से न भी बताइए कि मैं किस इलाके में हूँ, लेकिन स्टेटस और फोटो देखकर तुरंत पता लग जाता है कि आप इस समय कहाँ हैं। तो भाई उससे आपका, मैंने कह सकते हैं कि एक तरफ लोकेशन ट्रेस करने का ये तरीका भी है। तो आगे देखिए आपका, तो फिर एक बार वाक्य बोलिए भाई। तो प्रतिवादी की पंक्ति, माने प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है कि उसे समन भेजना उचित नहीं होगा, उसे समन भेजना उचित नहीं होगा, तब न्यायालय तब न्यायालय समन के बदले तब न्यायालय समन के बदले लेटर यानी कि पत्र भेज सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका पहली बार मैं बताया था कि उत्तराखंड पिछली बार इसके पहले वाले जे में बनाया था, आगे भी अब बनने का चांस है, क्योंकि उत्तराखंड ने इस क्वेश्चन को बनाने की क्या कर दी है, शुरुआत। इसके साथ 3-4 को रिलेट करके भी पढ़ना है, उसको लिखिए भाई, 4 को रिलेशन करना है, 4-5 को रिलेट भी करना है, लिखिए।
सीपीसी की धारा 77 के तहत, पहले सीपीसी में कोरिलेट कर दिया। ये भी क्वेश्चन पिछली बार जे में आया है, 2018 आपका जे में ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए, सीपीसी की धारा 77 के तहत न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए अनुरोध पत्र भेज सकता है। देखिए, पूरा वाक्य नहीं आया भाई। न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए, यहाँ लिखना चाहिए कमीशन के बदले। चलिए इसको अगली लाइन में फिर एक बार देखिए। सीपीसी की धारा 77 के तहत न्यायालय अनुरोध पत्र भेज सकता है कमीशन के बदले, यानी कि आगे जोड़ लीजिए क्या किया जाए। कमीशन के बदले, काटने पीटने से अच्छा कि आपको समझ में आए कि कमीशन के बदले क्या भेज दे। अनुरोध पत्र को इंग्लिश जरूर लिख लीजिएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये तो आपका पहला कोरिलेट हुआ। दूसरा लिखिए भाई, अभी 3 करना है। सीआरपीसी की धारा 166 ए, पैराग्राफ चेंज करके सीआरपीसी लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा 166 ए के तहत न्यायालय विदेश में अन्वेषण के लिए, यहाँ से विदेश भेजना है, तो विदेश में अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा। विदेश में अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर सकेगा। अगली धारा लिखिए सीआरपीसी की। सीआरपीसी की धारा 166 बी के तहत 166 बी, कैपिटल लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा 166 बी के तहत विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए, उल्टा कर दीजिएगा, कहाँ से आएगा? विदेश से। कहाँ आएगा? भारत में। विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र जारी किया जा सकेगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। थोड़ा सतर्क रहिएगा, कंपटीशन में लगातार क्वेश्चन बनता है, उसका कंसेप्ट मैं बता दूं। अगर आपका ये दिखाए कि भारत से कहाँ जा रहा है? विदेश, तब 166 ए मारिएगा, या हिंदी में दिया रहेगा कैपिटल। और कहीं भी लगे कि विदेश से आ रहा है, तो भाई ऐसी दशा में आप फिर बता दें 166 बी मारना है। एक और लिखिए भाई आपका, अभी बचा 189। लिखिए सीआरपीसी की धारा 189, लास्ट है ये। सीआरपीसी की धारा 189 के तहत विदेश में साक्ष्य एकत्र करने हेतु, विदेश में साक्ष्य एकत्र करने हेतु भारत के न्यायालय कमीशन जारी कर सकते हैं। कमीशन, यहाँ लेटर और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट नहीं, आयोग कहा जाता है। कमीशन जारी कर सकते हैं। मैंने इधर आपका एक क्वेश्चन बनने का इतने में पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है। जाकर आप साल पेपर कभी देखिए, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, एक क्वेश्चन बना